दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की कमाई घर में आते ही सास बहू में हुआ महाभारत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मोनू सिंह ने अपनी पत्नी पूनम के कमरे में झांक कर देखा। अंदर पास पड़ोस की 5-6 महिलाएं बैठी थी। वे न केवल पूनम का हालचाल पूछने आई थी, बल्कि उससे के इसलिए भी बतिया रही थी कि उसकी दिलजोई होती रहे। जब से पूनम फालिज की शिकार हुई थी, मोहल्ले की जान पहचान वालों ने अपना यह रोज का क्रम बना लिया था कि 2-4 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में मोनू सिंह के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर पूनम के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थी। वे लोग पूनम एवं मोनू की प्रत्येक छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते थे। मोनू को पिछले 3-4 महीनों के दौरान उसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ता था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी ज़रूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते थे मानो वे उस घर के ही लोग हों। उस समय भी 2 औरतें पूनम की सेवा टहल में लगी थी। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भरकर पूनम के शून्य अंगों का सेक किया जा सके। दूसरी औरत पूनम के शून्य हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि पुट्ठों की अड़कन का पीड़ा कम हो। कमरे में झांकने से पहले मोनू सिंह ने सुना था कि पूनम वहाँ बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना, मेरा गौरव मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़ी ही होता है। माँ का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा, तुरंत मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मोनू के कमरे में घुसते ही वहाँ मौन सा छा गया था। कोई महिला दबी जबान से बोली थी, चलो किसको यहाँ से निठल्लियों, मुंशी जी चाची से कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहाँ बैठी स्त्रियाँ उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गई। मोनूर ऐनक ठीक करता हुआ पूनम की पलंग पर समीप पहुंचा। उसने बिस्तर पर लेटी हुई पूनम को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पक्षाघात का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। मोनू पूनम से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, पूनम ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया था और बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, यह देखो, अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत से दे सकती हूँ। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी और टांग यह तो बिल्कुल पथरा गई है। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूँगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी के चाल से है। देखो, 3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है, तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपए और तुम्हारे 6 तोले के कंगन और चूड़ियाँ बची हैं। हाँ, पूनम ने लंबी सांस ली। तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया गौरव और उसके बच्चों के लिए यह घर बनाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे। फिर मेरा गौरव रुपयों का ढेर नहीं, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मोनू बाहर जाते हुए बोला, तुम इंतज़ार कर लो अपने बेटे का, मैं डॉक्टर बिहारी के पास जा रहा हूँ। कंपाउंडर की नौकरी के लिए तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा। पूनम चिढ़कर बोली, आने दो, गौरव को 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी, आने तो दे। मोनू बाहर निकलकर जोर से बोला, लो सलमा बाजी और उनकी बहुएं आ गई हैं तुम्हारी सेवा को।
हाँ हाँ, तुम जाओ, मेरी सेवा करने वाले बहुत हैं। यहाँ पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी तो मैं इन सबके घरों पर जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा में भी नहीं मिलता था। हाँ पूनम भाभी, सलमा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर आजाब किया और पूनम की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज़्यादा मुंशी जी को मज़ा आता था दूसरों की खिदमत में। अपनी दवाओं की दुकान लुटा दी दीन दुखियों की सेवा में। डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहते थे गौरव हजारों रुपया महीना कमाता है। अब मुझे दुकान की क्या ज़रूरत है, बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन है। ठीक कहती हो बाजी, पूनम का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी, कैसा सुखी परिवार था हमारा। कभी मोनू और पूनम का परिवार बहुत सुखी था। दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहाँ आज शानदार गौरव निवास खड़ा है, वहाँ कभी 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर था। मोनू का परिवार छोटा सा था, पति पत्नी और इकलौता बेटा गौरव। गौरव ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक शीला से शादी कर ली थी। मोनू व पूनम ने साहस खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। शीला न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि बहुत धनवान एवं कुलीन घराने से थी। बस यही वे चूक गए। चूँकि शादी गौरव एवं शीला की सहमत से हुई थी, इसलिए वे मोनू और पूनम को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहाँ तक कि शीला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी ससुराल नसीराबाद आई थी। फिर वह उन्हें गंवार और उनके घर को जानवरों के रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 15 वर्षों में उसने कभी पलटकर नहीं झांका था। मोनू और पूनम पहले तो खुद भी खिंचे खिंचे रहे थे, लेकिन जब उनके पोता और पोती शिखा और सुदीप हो गए तो वे खुद को ना रोक सके। किसी न किसी बहाने वे बहू बेटे के पास दिल्ली जा पहुंचते आते। गौरव और शीला उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते, लेकिन 2-4 दिन बाद वे अपने बड़प्पन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते। उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। वे उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छानुसार चलने पर विवश करते। यही बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ जाती कि मोनू छोटी छोटी को वहाँ से भगाना पड़ जाता। पूनम और मोनू आखिरी बार शीला के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब शिखा और सुदीप क्रमशः 10 और 8 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वे उन्हें अपने कस्बे ले जाएं, ताकि वे वहाँ का जीवन व रहन सहन देख सकें। गौरव के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए शीला से छिपा कर माँ को 10,000 रुपये दे दिए, ताकि शीला को बच्चों को लेकर वहाँ जाने में कोई आपत्ति न हो। परंतु पूनम की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल न देखने की सौगंध खा ली थी। परंतु नसीराबाद पहुँचते ही पूनम का क्रोध शांत हो गया। वह पोता पोती और गौरव को नसीराबाद लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो पूनम को ऐसा दुख पहुंचा कि वह पक्षघात का शिकार हो गई और अब पूनम के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिए रहा था। मोनू डॉक्टर बिहारी के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। पूनम का कमरा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। पूनम अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियाँ उठा उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना न मुझे उनकी ज़रूरत है न उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने ज़बरदस्ती बाहर धकेल दिया था।
कमरे से कई कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं या कितनी बीमार है, रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जल्दी निकालो इन्हें यहाँ से। और दो लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी मोनू से टकराता टकराता बचा था। मोनू ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं गौरव का निजी सहायक हूँ। जगदीश साहब ने ये 50,000 रुपये भेजे हैं और यह पत्र। मोनू ने नोटों को तो नहीं छुआ लेकिन जगदीश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। मोनू ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकाल कर खोला। पत्र गौरव ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। शीला और बच्चे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं एशियाड के कारण इतना व्यस्त हूँ कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर ये चंद पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। मैं समय मिलते ही आ जाऊँगा। फिलहाल अपने सहायक को 50,000 रुपये देकर भेज रहा हूँ ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरह से पैसा समेटकर नए मकान में निर्माण में लगा दिया है। जो बचा माँ की बीमारी खा गई।